तो हर ऐप, हर वेबसाइट, मतलब फोन पर हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक तकनीक काम करती है। ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी है और इसे कहते हैं डेटाबेस। चलिए आज इसी की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है कि कोई भी पसंदीदा ऐप हमारे बारे में सब कुछ एकदम से कैसे याद रखता है? मतलब पिछली शॉपिंग, देखे हुए वीडियोस, दोस्तों की तस्वीरें, ये सब कुछ पलक झपकते ही सामने कैसे आ जाता है? भाई ये कोई जादू तो है नहीं? हाँ, बिल्कुल। इसका जवाब है एक अदृश्य आर्किटेक्चर जो हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को चलाता है, डेटाबेस। इसे एक तरह का डिजिटल गोदाम समझिए, जो हमारी हर एक जानकारी को बड़े करीने से संभाल कर रखता है। सच कहें तो ये हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक अनसंग हीरो है। तो अगली कुछ मिनटों में हम यही समझने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है। और इसकी शुरुआत होगी सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी प्रॉब्लम से। अव्यवस्था की समस्या, मतलब रॉ फैक्ट से इंफॉर्मेशन तक का सफर। जरा सोचिए, लाखों किताबें हैं लेकिन सब एक कमरे में ढेर की तरह पड़ी हैं, कोई तरतीब नहीं। बस यही पहली और सबसे बड़ी चुनौती है जिसे डेटाबेस हल करता है। इस कच्चे बिखरे हुए ढेर को काम की जानकारी में बदलना। तो देखिए, एक तरफ है डेटा, मतलब बेतरतीब शब्द, नंबर्स, सिंबल्स, जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल उन किताबों के ढेर जैसा है। और दूसरी तरफ है इंफॉर्मेशन। जब उसी डेटा को एक स्ट्रक्चर में डाल दिया जाता है तो वो मीनिंगफुल बन जाता है। ठीक है, कैटलॉग वाली लाइब्रेरी की तरह, जहां सब कुछ खोजना कितना आसान हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये लाइब्रेरी बनाएं तो बनाएं कैसे? इस डिजिटल केओस यानी अराजकता में ऑर्डर कैसे लाएं? देखिए, कोई भी बड़ी चीज बनाने से पहले एक प्लान, एक नक्शा तो चाहिए ही होता है ना? डेटाबेस के लिए भी यही बात लागू होती है। हमें चाहिए एक ब्लूप्रिंट। और ये ब्लूप्रिंट है ER मॉडल, यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे डेटाबेस का आर्किटेक्चरल प्लान है। ये तय करता है कि हम कौन सी चीजें यानी एंटिटीज ट्रैक करेंगे, जैसे कि कस्टमर्स या ऑर्डर्स, और उनके बीच का कनेक्शन या रिलेशनशिप क्या होगा। जैसे एक कस्टमर कई सारे ऑर्डर दे सकता है। तो इसी ब्लूप्रिंट की मदद से हम बनाते हैं ऐसी ऑर्गेनाइज टेबल्स, बिल्कुल एक सजी सजाई बुक शेल्फ की तरह। इसमें हर रो एक यूनिक रिकॉर्ड होती है और प्राइमरी की, जैसे कि यहाँ कस्टमर आईडी है, वो हर रिकॉर्ड को एक अनोखी पहचान देती है। ठीक वैसे ही जैसे लाइब्रेरी में हर किताब का एक यूनिक नंबर होता है। चलो, बहुत बढ़िया। तो लाइब्रेरी बन गई, व्यवस्थित भी हो गई, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। अगर हमें कोई एक खास किताब चाहिए तो हम लाइब्रेरियन से मांगेंगे कैसे? मतलब बात कैसे करेंगे? इसका भी एक सोल्यूशन है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा जिसे दुनिया का हर डेटाबेस समझता है। यही है उस डिजिटल लाइब्रेरियन से बात करने का हमारा तरीका। और इस भाषा का नाम है SQL, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके बेसिकली 4 मेन काम होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में CRUD कहते हैं। मतलब क्रिएट यानी नया डेटा जोड़ना, रीड यानी डेटा निकालना, अपडेट यानी उसे बदलना, और डिलीट यानी उसे हटाना। बस इन्हीं कमांड से हम अपनी लाइब्रेरी से सारी जानकारी मांगते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डर भी है और कम्युनिकेट करने का तरीका भी। लेकिन जरा सोचिए, जब लाइब्रेरी में एक साथ हजारों लोग आ जाएं, सब एक ही समय में किताबें मांगने लगें, तब पैदा होती हैं नई और ज्यादा खतरनाक समस्याएं। तो ये हैं पैमाने और गति के खतरे। जैसे जैसे लाइब्रेरी व्यस्त होती जाती है, 2 बड़े चैलेंज सामने आते हैं। एक तो डेटा की सेफ्टी बनाए रखना, और दूसरा इस लगातार बढ़ते हुए डेटा के बोझ को संभालना। पहला खतरा है डेटा करप्शन का। इसे एक बैंक ट्रांसफर के उदाहरण से समझते हैं। हम सब यही चाहेंगे कि या तो पैसा एक अकाउंट से दूसरे में पूरी तरह ट्रांसफर हो जाए, या फिर ट्रांजैक्शन हो ही ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पैसा एक अकाउंट से कट जाए और दूसरे में कभी पहुंचे ही नहीं, है ना? बस इसी चीज को पक्का करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिन्हें कहते हैं एसिड प्रॉपर्टीज। ये गारंटी देते हैं कि हर लेन देन या तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। मतलब सब कुछ सेफ और भरोसेमंद रहेगा। और दूसरा खतरा है स्केल का। ये नंबर देखिए, 320 पेटाबाइट्स। ये वो अमाउंट है जितना नया डेटा पूरी दुनिया में हर एक दिन बनता है। ये इतना ज्यादा है कि इसे पुराने तरीकों से संभालना लगभग नामुमकिन हो गया।
तो जाहिर है एक नए प्लेबुक की जरूरत थी। देखिए, जो पुराने एसक्यूएल डेटाबेस थे वो एक सख्त फाइलिंग कैबिनेट की तरह थे, मतलब हर चीज का एक तय फॉर्मेट, एक तय जगह। लेकिन मॉडर्न वेब का डेटा तो मेसी है, अनस्ट्रक्चर्ड है। इसीलिए एक नए अप्रोच का जन्म हुआ, नो सीक्वल। ये एक बड़े लचीले बैग की तरह है जो किसी भी तरह के डेटा को हैंडल कर सकता है और इसे कई मशीनों पर आसानी से फैलाया जा सकता है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वेब के लिए इस नई प्लेबुक में क्या था? इस विशाल स्केल की चुनौती से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने क्या समाधान निकाले? चलिए देखते हैं। इसे कैब बुकिंग ऐप की ग्रोथ से समझते हैं। शुरुआत में सब कुछ एक सर्वर पर आराम से चल रहा होता है। फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती है, हम एक बड़ा, ज्यादा पावरफुल सर्वर ले आते हैं। इसे कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। जब डिमांड और बढ़ती है, तो हम डेटा की कई कॉपी बना देते हैं, जिन्हें रीड रेप्लिका कहते हैं। और जब ऐप को पूरी दुनिया में फैलाना हो, तो हम डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इसे कहते हैं शार्डिंग। और इन टुकड़ों को दुनिया भर के अलग अलग डेटा सेंटर्स पर रख देते हैं, ताकि हर यूजर को सबसे तेज सर्विस मिले। लेकिन जब सिस्टम पूरी दुनिया में फैल जाता है तो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम आती है। आप सब कुछ एक साथ नहीं पा सकते। यहीं पर काम आता है कैप थ्योरम। ये एक नियम है जो कहता है कि 3 चीजों में से कोई 2 ही गारंटी की जा सकती हैं। कंसिस्टेंसी, यानी सबको एक ही समय पर लेटेस्ट डेटा दिखे, अवेलेबिलिटी, यानी सिस्टम हमेशा ऑन रहे, और पार्टीशन टॉलरेंस, यानी नेटवर्क में प्रॉब्लम आने पर भी सिस्टम चलता रहे। तो इंजीनियर्स को हमेशा एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, एक सही बैलेंस चुनना पड़ता है। ये बात पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेटती है। हम एक सिंगल फाइल कैबिनेट में तथ्यों को व्यवस्थित करने से लेकर पूरी दुनिया में फैले इंटरकनेक्टेड पुस्तकालयों के एक नेटवर्क को प्रबंधित करने तक पहुंच गए हैं। सच में ये टेक्नोलॉजी की एक जबरदस्त यात्रा रही है। तो आज हमारा डेटा हर जगह है, दुनिया के कोने कोने में। ऐसे में अगली बड़ी चुनौती सिर्फ इसे स्टोर करना नहीं, बल्कि इसे सिक्योर करना है। हम एक ज्यादा सेफ डिजिटल दुनिया कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हम सबके लिए बहुत मायने रखेगा।